इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट बस एक फेज होता है जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा जो पैरालाइज हो गया या रीढ़ की हड्डी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गए, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो वो पैरालाइज रहता है, वो चल नहीं पाता, उसको बस जगह चाहिए। टाइम ही मेरे पास जैसे मैं बाइक के मेरे हार्ले डेविडसन जो मेरा अपना सपना होता है कि दूसरी लड़कों के लिए, तो जब मैं फेस में था बहुत तुरंत मैंने एक महीने में भेज दी थी। अच्छा, तो आपने शुरुआत कैसे करी? मतलब ये शेल्टर रूम में बहुत बात का स्टेप होगा। एक्चुअली हमने सबसे पहले एक जगह रेंट पे ली थी जो हाईवे पे थी। टीम में आज तक हमारे पास 6 से 7 मेंबर्स हैं, वो सभी जॉब में समझ के अपना घर समझते हैं, चीज़ को सेवा देने के लिए। मेडिकेशन कुछ मिली नहीं, तो फाइनली वो रगड़ के उसके पैरों की हड्डियाँ तक बाहर आ गई थी और एनीमिक होने की वजह से वो मर गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से 100 वेज एंड 100 केसेस ऑफ चेंज मेकर्स में। आज हमारी कहानियों का सिलसिला हमें लेकर आया है दिल्ली एनसीआर से कुछ दूर हापुड़ इलाके में। आज हम आए हैं एक ऐसे इंसान से मिलने जो ना सिर्फ इन बेजुबान और लाचार जानवरों का दुख दर्द समझता है, बल्कि उनकी तकलीफों को कम करने के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहा है। तो आज हम आए हैं वॉइस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एनजीओ के शेल्टर रूम हापुड़ में। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक खाली मैदान नहीं है, ये हमारा घर है। ये कौन बोला? हाय कैमरामैन, थोड़ा नीचे, थोड़ा और। हाँ, अब ठीक है। माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3। हाय, मेरा नाम चीकू है। जैसा कि आप बता रहे थे, यह कोई खाली मैदान नहीं, ये तो हमारा घर है। यहाँ हम सब काम करते हैं, खेलना, कूदना, खाना, पीना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोना। मैं और मेरे दोस्त सब साथ में मिलकर यहाँ मजे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हम यहाँ क्यों रहते हैं, बाकी डॉगीज की तरह सड़क या फिर घर पर क्यों नहीं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम और डॉगीज जैसे नहीं है ना, हम थोड़े से स्पेशल हैं। हमें चाहिए थोड़ी स्पेशल केयर, थोड़ी स्पेशल अटेंशन और थोड़ा नहीं, ढेर सारा स्पेशल लव। और यही स्पेशल लव एंड केयर देने के लिए हमारे साथ हैं हैरी भैया। अरे, अपनी बातों के चक्कर में मैं आपको हैरी भैया से मिलवाना तो भूल ही गई, पर मुझे तो खेलने जाना है, तो आपको आगे की स्टोरी बताने के लिए और हैरी भैया से मिलवाने के लिए मैं कैमरा वापस कर रही हूँ प्रियांशु को। बाय। तो नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता और मैं हूं अचल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। आज हमारी बातों का सिलसिला हमें लेकर आया है वॉइस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के शेल्टर रूम में। यहाँ हमारी बातचीत होगी हैरी भैया और उनके बच्चों से। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आपको मिलवाना चाहूंगा हरिंदर जी से। ये पिछले 5 साल से ये शेल्टर होम चला रहे हैं और ये स्पेसिफिकली जो पैरालाइज्ड डॉगीज है उनकी बहुत ज्यादा मदद करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वेलकम है आपका सर हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहला मेरे आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि जो भी आपकी यहाँ तक की जर्नी रही, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा था? स्टार्टिंग पॉइंट बस एक फेज होता है जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो पैरालाइज हो गया या रीढ़ की हड्डी टूट गई है और एक्सीडेंट होके एक जगह पड़ा हुआ है। तो मतलब नॉर्मली हम सब लोग बस इंसान के थ्रू ये होता है कि उसको रोटी या खाना दे देते हैं, क्योंकि हम एक पुण्य कमाना समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसको जो ज़रूरत होती है ना, वो इलाज की और जगह की होती है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, तो वो पैरालाइज हो जाता है पूरा पीछे, वो चल नहीं पाता, उसको बस जगह चाहिए और मेडिकेशन चाहिए। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है कि एक केस ऐसा मुझे दिखा था कि जो इस तरीके से लोग बस उसको खाना दे रहे थे और मेडिकेशन कुछ मिली नहीं, तो फाइनली वो रगड़ के उसके पैरों की हड्डियाँ तक बाहर आ गई थी और एनीमिक होने की वजह से वो मर गया था वहाँ। तो वो टर्निंग मोमेंट था कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना है, तब जाके मैंने एक शेल्टर ऐसा शुरुआत की। तो जैसे सब स्टोरीज का कोई टर्निंग पॉइंट होता है, तो आप अपनी जो इस जर्नी है इसका टर्निंग पॉइंट किसे मानेंगे? टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये पहला ही केस था कि जो मुझे सामने सड़क पर पड़ा हुआ दिखा था और जो मतलब सबके अलग से अनुभव ये था कि सब उसको खाना दे रहे हैं, इलाज की ज़रूरत थी तो नहीं कर पाया कोई भी। तो वही टर्निंग मोमेंट था मेरे लिए कि ऐसे ही बच्चों को अब पालना है और उनको एक स्पेस देना है। मतलब जर्नी अब जैसे शुरुआत बताई, लेकिन इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, परस्यू आगे करने के लिए आपके पास क्या मोटिवेशन या जिसे हम कहते हैं ना, क्या किक था आपके पास? एक यही था कि बस उस टाइम ही मेरे पास, जैसे मैं एक बाइक थी मेरे हार्ले डेविडसन, जो मैंने अपने सपना होता है मोस्टली लड़कों के लिए, तो जब मैं फेज में था वो तुरंत मैंने एक महीने में भेज दी थी, क्योंकि मुझे लगता था ये चीज़ों से इंसानियत नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से मुझे वो जो पीस मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। और पीस मुझे तभी मिलनी चाहिए जब मैं इनकी सेवा में आ गया था। तो आपसे मतलब जैसे हर लड़के का पहला प्यार हो तो उसकी बाइक ही मेरी बाइक ही थी। मेरा भी है सर, ये तो बहुत। और आपको लगा कि मतलब पीस की खोज, जो आपको पीस मिलता है, वो पीस अभी सेवा में है, वो आपका मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स वो पीस है।
अच्छा, तो आपने शुरुआत कैसे करी? मतलब ये शेल्टर होम तो बहुत बाद का स्टेप होगा। एक्चुअली हमने सबसे पहले एक जगह रेंट पे ली थी जो हाईवे पे थी, अच्छा। और बाबूगढ़ थाना वहाँ हाँ। पे थी पास में, तो बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ हमने हट टाइप बनाई थी। तो एक दो केसेस हमने शुरू में लिए थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि हमने डॉक्टर वेट से बात करते थे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, सोशल मीडिया पे लोग देख के केस देते गए, और इस टाइप से हम इतना बड़ा एस्टेब्लिश कर लिया कि इनके लिए एक सेंचुरी एस्टेब्लिश हम करना बिल्कुल सही है। तो जैसे आप अपनी टीम की बात करी, तो तब से जब आपने शुरू करा तब आपकी टीम और जब आप यहाँ हैं, क्या डिफरेंस आया? टीम में आज तक हमारे पास करीबन 6 से 7 मेंबर्स हैं अभी, और सभी जॉब ना समझ के अपना धर्म समझते हैं इस चीज को सेवा करने के लिए। और आज तक जितने ही बंदे यहाँ काम कर रहे हैं वो सेवा भाव से कर रहे हैं। मतलब सैलरीज तो उनको देनी पड़ती है क्योंकि उनका भी घर परिवार है, लेकिन वो बड़े मन से इस काम को करते हैं क्योंकि ये सब डिसेबल्ड और पैरालाइज है, तो उनकी छोटी से छोटी चीज वो नोटिस करते हैं। तो जनरली कैसे केसेस आते हैं, कैसे कॉल्स आते हैं रेस्क्यू के? मोस्टली हमारे पास जो केसेस आते हैं, हम जो रेस्क्यू करते हैं अपने नियर बाय के ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैरालाइज की संख्या है ना वो बहुत बड़ी है, और हमें यहाँ से जरा सी फुर्सत नहीं हो पाती है कि हम बाहर जाकर रेस्क्यू भी करें, तो इसलिए हमारे पास कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। दूसरा ये है कि जो रेस्क्यूअर जहाँ से भी कॉल आते हैं हमारे पास, अगर नियर बाय से, अगर हमारे पास जगह है, हालांकि यहाँ मोस्टली अभी फुल रहता है शेल्टर, क्योंकि अभी 161 पैरालाइज डॉग्स हैं, और आपने देखा कि हम सब उसी में लगे रहते हैं हमेशा, तो हम मोस्टली उनसे एक्सरे के लिए करके मंगाते हैं ताकि उस यहाँ पर देख सकें कि उसकी इंजरी क्या है। तो मोस्टली अब तक जो हमने देखा है ना, उसमें बैकबोन ही टूटी हुई होती है। और क्या प्रोसेस रहता है? जैसे हमने रेस्क्यू की तो बात कर ली, अब प्रोसेस क्या होगा? आपने जैसे आइडेंटिफाई करा, उसके बाद प्रोसेस सबसे पहले ये रहती है कि बच्चा यहाँ एक्सरे होके आ जाए, उसके बाद उसको मेडिकेशंस दी जाती हैं, अब चाहे उस ड्रिप के थ्रू, चाहे माउथ के ओरल के थ्रू, ये सब प्रेस्क्रिप्शन चलता है डॉक्टर के अंडर में, जो डॉक्टर पुष्पेंद्र यहाँ काम करते हैं उनके अंडर में सारा प्रेस्क्रिप्शन चलता है। जब मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है उसके बाद थेरेपीज चलती हैं यहाँ पे, अब चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी हो या इंफ्रारेड थेरेपी, उनके थ्रू बच्चों की सेवा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाता है। हाँ, उनके बाद उनको एडजस्ट कराते हैं, फिर वो यहाँ उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपना जो मोटिवेशन है ना उसको वापस कर पाए कि हम चल पा रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सीडेंट होने के बाद ये नहीं समझ पाते कि हमें हुआ क्या है। तो इंसान का माइंड इतना कैपेबल है, वो समझ जाता है पहले, इनको नहीं पता होता। तो एक अब हम आगे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। मतलब मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके माइंड में जो भी वर्ड उसके रिलेटेड जो भी चीज है आप 10 सेकंड में बताइएगा। तो पहला वर्ड है डॉग्स। डॉग्स मतलब ऐसी चीज है, सबसे शांत और सबसे मतलब आपको लवेबल जो डॉग होता है, जानवर है, वो डॉग, जो अपने से ज्यादा आपको चाहता है। दूसरा वर्ड मैं बोलूंगा सोसाइटी। सोसाइटी में दोनों तरह के लोग हैं, जो हेटर्स भी हैं, लवर्स भी हैं, तो दोनों तरह के लोग हैं, स्पेशली डॉग्स के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा मैं बोलना चाहूंगा स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल्स का नाम हमने रख दिया, जबकि ये रहते हमारे साथ सोसाइटी में ही है। स्ट्रे हमने इसलिए रख दिया क्योंकि अब इनको कोई अडॉप्ट तो करने नहीं चाहता, तो इनको स्ट्रे कह देते हैं। तो चौथा वर्ड है फन। अब फन क्या आपके लिए क्या है? फन के लिए ये है कि हम जब इनको व्हील चेयर्स पे घुमाते हैं ना, तो आप उनको फन वे में आराम से देख सकते हैं, क्योंकि एंजॉय करते हैं उस चीज को। पांचवा वर्ड में जानना चाहूंगा गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हो गई, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, लेकिन इन द सेंस कि वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे आए, इस बीच में बहुत चीजें डिफरेंस हैं, और इस चीज को मैं करप्शन में ही देखता हूँ। हाँ, क्यों? और लास्ट वर्ड में पूछना चाहूंगा अडॉप्शन। अडॉप्शन का मोस्टली देखो, इंडियंस डॉग को कोई अडॉप्शन नहीं करता है, क्योंकि सबको ब्रीड चाहिए, उनको अपने स्टैंडर्ड से डॉग चाहिए। रैपिड फायर में अभी तक के लिए ही, फिर आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगला जो हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर के बारे में। मैं जैसे हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है, और आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, कोई डाइवर्जन नहीं, हमारी कोई बाइफिकेशन नहीं है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, और आपकी सोशल लाइफ जो आप कर रहे हैं, इसे कैसे इक्वली मैनेज कर पा रहे हैं? पर्सनल लाइफ में सबसे पहले मैटर करता है आपका कंपेनियन, जो आपके साथ रहता है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है या जिसके साथ आप रह रहे हो। तो डिपेंड करता है उसकी मेंटलिटी और आपकी मेंटलिटी कितनी मैच करती है। अगर उसको दिखता है ना, मैं स्पेशली अपने बताता हूँ, मेरी वाइफ को पता है कि इस चीज़ से इस मेरे हस्बैंड को सुकून मिलता है, तो कभी इंटरफेयर नहीं करती है ना। हालांकि वो भी बहुत बड़ी एनिमल लवर है, लेकिन उसको भी अपना परिवार और बच्चे देखने पड़ते हैं, लेकिन उसने इस चीज़ में कभी इंटरफेयर नहीं किया। उसको बस ये रहता है कि बच्चे अगर अच्छे से रहे वहाँ भी। और आपके बच्चे, उनको कैसे लगते हैं? जैसे आपने मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत बड़े वाले एनिमल लवर हैं। क्योंकि बड़ी तो मुझे इसलिए क्योंकि वो यहाँ आती रहती है, अभी छोटी तो अभी 3 या 6 महीने की है वो। अच्छा, तो उसको तो अभी पता नहीं है, लेकिन वो भी एनिमल लवर है, मुझे दिखता है उसका कि। हमने आपकी जर्नी की बात करी, पर्सनल लाइफ की बात करी, तो जो ऐसे एक जर्नी एक रोड की तरह होती है, उसमें अप्स भी होते हैं और डाउन भी होते हैं। तो आपकी जर्नी के क्या स्पीड ब्रेकर रहे हैं, आप समझेंगे? स्पीड ब्रेकर में मोस्टली अभी जिस टाइप का हम काम करते हैं उसमें फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर केसेस एक जैसा नहीं आता, किसी पे बहुत ज़्यादा
जो फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा लग जाती हैं, बड़ी सर्जरीज होती हैं, केसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइनेंशियल इशूज काफ़ी आते हैं। कोई फिजिकली, जैसे आपको कोई केस ऐसा याद हो? कभी ऐसा हो जाता है कि कोई केस आया है और रीढ़ की हड्डी पूरी टूटी हुई है और हमें पता होता है कि वो नहीं बचेगा, और उसका जाना अपनी आंखों के सामने बड़ा दुखदायी होता है। यूथनाइजेशन जिसे कहते हैं। यूथनाइजेशन हम नहीं करते, ना इसके फेवर में है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी को लाइफ नहीं दे सकते ना खुद से, तो यूथनाइज मतलब जिंदगी लेना, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। ना हम दे सकते, ना हम आपके वजह सेवा कर सकते। बिल्कुल। तो अब हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको जैसे 3 विशेस मिले कि आपको कोई 3 इविल्स या कोई 3 चीजें आज की डेट में सोसाइटी की चेंज करनी है, तो वो क्या 3 चीजें रहेंगी? पहली तो यही है कि मेंटलिटी जो इंसानों की है वो जानवरों के बारे में सही हो। दूसरा, इन जानवरों को जो है अपना हक मिल जाए। और तीसरा ये है, गवर्नमेंट को जितना फंड जो इन गवर्नमेंट के बच्चों के लिए सरकारी तौर पे लगा रही है, वो रियल तक इस बच्चों को तक पहुंचे। तो जैसे आपने शेल्टर होम बना लिया, आपकी जर्नी की बात करी, अब हम थोड़ा फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगले 5 साल में आप इस जगह को कैसा चेंज देखना चाहेंगे? 5 साल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास, हमने जब शुरू में हमारे पास ओटी नहीं था, ऑपरेशन थिएटर नहीं था, अभी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी है और एक सर्जन है जो यहाँ पे 24 घंटों काम करते हैं। तो हम चाहते हैं आगे जो फ्यूचर आने वाला टाइम है, इस जो शेल्टर को एक सेंचुरी का नाम दे सके। और सेंचुरी इन द सेंस कि जहाँ 24 घंटे हर चीज की फैसिलिटी हो, जो इमरजेंसी केसेस की जो डॉगीज है उनका रेस्क्यू का प्रोसेस पूरा हो। मतलब ये ना हो कि उसके बाद 2 घंटे का टाइम था लेकिन कोई शेल्टर ओपन नहीं था, या सेंचुरी ऐसी थी, या ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी नहीं थी, एक्सरे की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके बिहाफ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे एक ह्यूमन जो फिजियोलॉजी होती है, इसमें एक टर्म होती है गोल्डन आवर करके, कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें गोल्डन आवर का टाइम पीरियड होता है। अगर उसमें रेस्क्यू हो गया, बच गया, फर्स्ट एड हो गया, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। बस इनके लिए वो गोल्डन आवर वाला इंतजाम करने। हाँ, गोल्डन आवर के अंदर की फैसिलिटी इतना बन जाए कि गोल्डन आवर में जो भी केसेस आए वो रेस्क्यू हो पाए। आप ये चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इस पॉडकास्ट का इंटरव्यू को लास्ट क्वेश्चन में कहूंगा कि जो हमारी यूथ है, आने वाला जो समय है, तो जो अगली जनरेशन है हमारे आने, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एक मैसेज जो आप देना चाहो। देखो, चेंज तो मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि अभी का जो यूथ है ना, वो जानवरों के प्रति काफी बढ़ गया है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में रहते हो ना और सोसाइटी के बारे में जानते हो, तो आप सीधे सीधे ऐसे जानवर की तरफ मोड़ कर लेते हो कि जो आपको सुनते हैं और ज्यादातर फील करते हैं। तो यूथ को तो फिलहाल यही मैसेज है कि ये ऐसे बच्चे हैं जो आपसे काफी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इनके हमारे अलावा कोई नहीं है। तो ज्यादातर आप कुछ भी जॉब करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन शाम को आते वक्त ऐसे बच्चों को नोटिस जरूर करें जो नीडी हैं। तो अभी तक का जैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार सुन के हम काफी इंस्पायर हुए, और हमारी जो ऑडियंस है उसमें काफी यूथ है, वो भी जरूर इंस्पायर होगी। आपके जो व्यूज है काफी ऑनेस्ट लगे हमें, जो आपके प्योर व्यूज जिसे हम कहते हैं, ऑनेस्ट सच्चे विचार हैं आपके। तो आपसे आगे भी अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो हम इनका इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज तीनों मेंशन करेंगे, और आशा है कि आप हमारी ऑडियंस, आप भी इनके कॉज से जरूर जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जैसा कि अभी हमने हरिंदर जी से बात करी अपने छोटे दोस्तों के बारे में, जैसे हरिंदर जी कहते हैं इन बच्चों के बारे में जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दर्द बता नहीं सकते। आशा है कि आप भी आगे आएंगे और ऐसे इन बच्चों की मदद करते रहेंगे। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बातचीत के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ये तो ट्रेलर था मामू, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। अरे अब आप सब कहाँ चले? मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये है मेरा दोस्त जग्गू। जग्गू से हाय। हाय। जग्गू, हमारी ऑडियंस से अपनी कहानी शेयर नहीं करोगे? अब अपन इतना भी कुछ खास नहीं। इतना ड्रामा? चलो अब इतना भाव मत खाओ, बता भी दो। तो अपन की कहानी शुरू होती है लगभग आज से 10 नहीं 20, अरे लगभग 30 साल पहले। मामू जब अपन की आँख खुली तो अपन अपनी गली का राजा था। फिर एक दिन तुम जैसा कोई मामू लोग ने अपन पर कार चढ़ा गया। अपन को लगा हो गया अपन का दी एंड, बोले तो कट गया अपन का टिकट। फिर अपन की लाइफ में एंट्री मारी हैरी भैया ने, एकदम अपन को बच्चों की तरह बड़ा करा। पर एक बात अपन को हैरी भैया से बोलने का है, लव यू हैरी भाई, दिल से लव यू। मेरी तरफ से भी आई लव यू हैरी भैया। अब मैं आपको मिलवाने ले चलूंगी मेरी फ्रेंड खतौली से। खतौली, से हाई टू आवर ऑडियंस। हाय। ये थोड़ी शाय है। हे खतौली, हमें बताओ ना अपने बारे में कुछ, हमारी ऑडियंस भी तुमसे मिलना चाहती है। नहीं चीकू, फिर किसी दिन पक्का, बाय। हे खतौली, रुको ना, रुको प्लीज, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये मेरी दोस्त खतौली है। वैसे तो ये बहुत शाय है, पर डॉक्टर सर बोलते हैं इसे PhD
पीडीएस? ओ हाँ, पीटीएसडी है। इस बेचारी को कुछ गंदे ह्यूमंस ने सेकंड फ्लोर से गिरा दिया था, तब ये प्रेग्नेंट थी। उस दिन इसके बच्चे तो छिन ही गए, साथ साथ इसके चलने की एबिलिटी भी चली गई। पर हैरी भैया और डॉक्टर अंकल उन गंदे ह्यूमन से बचाकर हमारी खतोली को हमारे इस घर में ले आए। पर कोई नहीं खतोली, सब ह्यूमन एक जैसे नहीं होते, कुछ ह्यूमन हैरी भैया जैसे भी होते हैं। जग्गू की भाषा में बोले तो टेंशन नहीं ले रहेगा मामू, अपन सब लोग तेरे साथ है ना। चलो गाइस, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, आपसे फिर मिलूंगी, बाय। कभी नालियों में खोजता हूँ, एक रोटी जब मिल जाए तो मुंह में दबा के दौड़ता हूँ। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ। आदत का मैं लाचार हूँ भैया, क्योंकि एक कुत्ता हूँ मैं, एक कुत्ता हूँ मैं, एक कुत्ता हूँ मैं। इसी बात के साथ अंत आता है हमारी एक और बदलाव की कहानी का। लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नए बदलाव और एक नई कहानी के साथ। हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही संघर्षों को सहारा देने के लिए हमारे इंस्टाग्राम @achal_welfare_foundation पर DM करें। तब तक के लिए शुक्राना, अलविदा, सत श्री अकाल। एंड डू रिमेंबर, अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम योर साइड कैन हेल्प समवन टू जंप ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। थैंक यू।